नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक ऐसे मुद्दे की गहराई में जाने वाले हैं जो सीधे तौर पर देश के लाखों युवाओं के भविष्य से जुड़ा है। हम बात कर रहे हैं भारत की सरकारी भर्ती परीक्षाओं की। स्रोत और उपलब्ध डेटा के आधार पर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे इन परीक्षाओं का पूरा सिस्टम धीरे धीरे प्राइवेट कंपनियों यानी वेंडर्स के हाथों में शिफ्ट हो गया। और यकीन मानिए, ये कोई सीधा साधा बदलाव नहीं था। इसके पीछे टेंडर के नियमों, कुछ बेहद चौंकाने वाले सरकारी फैसलों और कई सारे लूपहोल्स की एक बहुत ही उलझी हुई कहानी है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे तथ्यों पर आते हैं। अब जरा इस नंबर पर गौर करते हैं। 30 लाख से भी ज्यादा। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन आवेदकों की संख्या है जो हर साल एक पक्की सरकारी नौकरी की उम्मीद में एसएससी के फॉर्म भरते हैं। सोचिए, इतने बड़े पैमाने पर काम करने वाले सिस्टम को संभालना कितनी बड़ी चुनौती होगी। और ठीक यहीं से इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है। आज के हमारे विश्लेषण का रोडमैप बिल्कुल साफ है। हम प्राइवेट वेंडर्स की एंट्री, एडिक्विटी नाम की कंपनी के उभार, टेंडर के बदलते नियमों, सिस्टम की खामियों और अंत में छात्रों पर इसके सीधे असर पर बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि प्राइवेट वेंडर्स की इस पूरे सिस्टम में एंट्री आखिर हुई कैसे। देखिए, शुरुआत में सब कुछ ऑफलाइन था। पेपर छपते थे, सरकारी स्कूलों में परीक्षाएं होती थीं। लेकिन जैसे जैसे फॉर्म भरने वालों की संख्या लाखों में पहुंची, कुप्रबंधन शुरू हो गया। 2013-14 आते आते पेपर लीक की घटनाओं ने इतना तूल पकड़ा कि सरकार को मजबूरन 2015 में ये तय करना पड़ा कि अब परीक्षाएं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी सीबीटी के जरिए होंगी। समस्या ये थी कि सरकार के पास खुद का इतना बड़ा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर था ही नहीं। तो समाधान क्या निकाला गया? 2016 में सिफी जैसी प्राइवेट कंपनियों को पहली बार इसका टेंडर दिया गया। लेकिन शुरुआत बिल्कुल भी आसान नहीं थी। स्रोत बताते हैं कि सिफी जैसे शुरुआती वेंडर्स को सर्वर डाउन होने और यहां तक कि हैकिंग जैसी गंभीर दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सिस्टम बुरी तरह चरमरा रहा था। फिर एसएससी ने नियम थोड़े सख्त किए और 2018 में ये टेंडर टीसीएस को दे दिया गया। टीसीएस के पास एक बड़ा और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर था, जिससे इस विशाल परीक्षा प्रक्रिया में काफी हद तक स्थिरता आ गई। अब आते हैं दूसरे और शायद सबसे दिलचस्प हिस्से पर, एक्वाटी नाम की कंपनी का उभार। स्रोतों के मुताबिक ये कंपनी साल 2000 में बनी थी, लेकिन इसे अपना पहला बड़ा ब्रेक 2010 में मिला, जब इन्हें गुजरात की भाजपा सरकार से एक अहम प्रोजेक्ट दिया गया। इसके बाद कंपनी धीरे धीरे बढ़ती गई। करीब एक दशक बाद 2020 आते आते इस कंपनी ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए और मध्य प्रदेश के एमपीईएसबी जैसे बड़े राष्ट्रीय और राज्य स्तर के टेंडर्स में अपनी दावेदारी पेश करनी शुरू कर दी। और ये बात असल में बहुत कुछ साफ कर देती है। 2020 में एनटीए के टेंडर में क्या हुआ? एडिक्विटी पहले राउंड में ही बाहर हो गई थी, क्योंकि उनके पास पर्याप्त आईटी स्टाफ और 50 करोड़ का टर्नओवर नहीं था। लेकिन फिर अचानक वो टेंडर ही रद्द कर दिया गया। जब नया टेंडर जारी हुआ तो नियम पूरी तरह बदल चुके थे। स्टाफ की जरूरत 500 से घटाकर आधी यानी 251 कर दी गई और टर्नओवर की शर्त को 50 करोड़ से सीधे 10 करोड़ पर ला दिया गया। इन घटे हुए मानकों का सीधा फायदा एडिक्विटी को मिला। उन्होंने क्वालिफाई किया और टेंडर जीत लिया। एक और बेहद चौंकाने वाला मामला मध्य प्रदेश के टेंडर में देखा गया। रिपोर्ट बताती है कि तकनीकी मूल्यांकन के दौरान एडिक्विटी को सीएमएमआई लेवल 5 सर्टिफिकेशन के लिए पूरे 5 अंक दिए गए। हैरानी की बात यह है कि उस समय कंपनी के पास वो सर्टिफिकेशन था ही नहीं। इस टेंडर में भी पुरानी प्रक्रिया रद्द हुई और बाद में एडिक्विटी ने ही इसे अपने नाम कर लिया। तीसरा हिस्सा है टेंडर के नियमों में किए गए बड़े बदलाव। चलिए देखते हैं कि एसएससी के टेंडर में क्या हुआ। 2023 से 2025 के एसएससी टेंडर के आंकड़े वाकई हैरान करते हैं। पहले नियम ये था कि वेंडर के पास एक बार में 50 लाख छात्रों की परीक्षा कराने का अनुभव और हर साल कम से कम 100 करोड़ का टर्नओवर होना चाहिए। लेकिन नए नियमों में 50 लाख की क्षमता को एकदम से घटाकर 10 लाख कर दिया गया और 100 करोड़ सालाना टर्नओवर की शर्त को बदलकर 3 साल का औसत 50 करोड़ कर दिया गया। अब आप खुद सोचिए, क्षमता और पैसों की शर्तों में दी गई इस भारी छूट ने एडिक्विटी जैसी छोटी कंपनी के लिए टीसीएस जैसी दिग्गज कंपनी के सामने लड़ने का रास्ता पूरी तरह से साफ कर दिया। चुनाव के तरीके में भी एक बड़ा खेल हुआ। क्वालिटी एंड कॉस्ट बेस्ड सिलेक्शन यानी क्यूसीबीएस मॉडल, जो पहले तकनीकी क्षमता को 70% और लागत को 30% महत्व देता था, उसे बदलकर 65 और 35 के अनुपात में कर दिया गया।
सीधे शब्दों में कहें तो फोकस इस बात से हट गया कि क्वालिटी कितनी अच्छी है और इस बात पर आ गया कि सबसे सस्ते में काम कौन कर सकता है। अब बढ़ते हैं चौथे हिस्से की तरफ। जब नियम ऐसे बदले जाएंगे तो कमियां और विफलताएं तो सामने आएंगी ही। प्रशासनिक शब्दावली का ये एक शब्द इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा लूपहोल है, एंसिलरी सर्विसेज। देखिए, पुराने नियमों में किसी और कंपनी को अपना काम सौंपना यानी सब कॉन्ट्रैक्टिंग पूरी तरह से बैन थी। लेकिन नए टेंडर में एक छोटा सा क्लॉज जोड़ दिया गया कि एंसिलरी सर्विसेज यानी सहायक कामों के लिए मदद ली जा सकती है। बस यहीं से खेल पलट गया। इस लूप होल का सीधा असर ये हुआ कि कागजों पर टेंडर भले ही किसी एक कंपनी का हो, लेकिन ग्राउंड पर काम कोई और कर रहा था। स्रोत बताते हैं कि इस क्लॉज का फायदा उठाते हुए एडिक्विटी ने कथित तौर पर विनसिस्को और इनोवेटिव व्यू जैसी कंपनियों को जोड़ लिया। हालत ये थी कि परीक्षा के मुख्य आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर स्टाफ तक का काम इन थर्ड पार्टी कंपनियों द्वारा मैनेज किया जाने लगा। और जब सिस्टम इतना खोखला हो जाए तो नतीजे कुछ ऐसे निकलते हैं। 144 ये कोई आम नंबर नहीं है, ये मध्य प्रदेश की पटवारी परीक्षा में हुए एक बहुत बड़े घोटाले की पहचान है। स्रोतों ने इस घटना का जो विवरण दिया है वो बिल्कुल स्पष्ट है। 2023 की एमपी पटवारी परीक्षा में ग्वालियर के एनआरआई कॉलेज नाम के सिर्फ एक ही सेंटर से 144 छात्रों का चयन हो गया। और सुनिए, मेरिट लिस्ट के टॉप 10 में से 7 छात्र इसी एक सेंटर से थे। स्रोत के अनुसार ये कॉलेज जिस एनजीओ के तहत चलता है, उसके सचिव स्थानीय भाजपा विधायक संजीव सिंह कुशवाहा है। इस एक घटना ने वेंडर की कार्यप्रणाली की पूरी पोल खोल कर रख दी। अब जरा इस वित्तीय अंतर को देखिए। फाइनल एसएससी बिडिंग में टीसीएस ने प्रति छात्र 310 रुपए की बोली लगाई थी, जबकि एडवोकेटी की बोली मात्र 171 रुपए थी। बिल्कुल, सरकार ने इस सस्ती बिड को चुनकर साल के करीब 224 करोड़ रुपए बचा लिए। लेकिन बड़ा सवाल ये है, क्या इसका कोई भी फायदा छात्रों को मिला? बिल्कुल नहीं। एप्लीकेशन फीस और करेक्शन फीस उतनी की उतनी ही रही। और यही हमें ले आता है हमारे अंतिम और सबसे अहम हिस्से पर। इन सबका उम्मीदवारों पर क्या असर पड़ा? सस्ते और कम अनुभव वाले वेंडर्स पर निर्भर होने का सीधा खामियाजा छात्रों ने भुगता। स्रोत में दर्ज शिकायतों को देखें तो परीक्षाओं के दौरान सर्वर धड़ाम से क्रैश हो गए। कुछ जगहों पर तो 50% सवाल स्क्रीन पर लोड ही नहीं हुए। पैसे बचाने के चक्कर में परीक्षा केंद्र ऐसी जगहों पर बनाए गए जो बिल्कुल रिमोट इलाके थे, कुछ तो लिटरली भैंस के तबेले के पास थे। और हद तो तब हो गई जब राजस्थान के रहने वाले एक छात्र को परीक्षा देने के लिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सेंटर दे दिया गया। मतलब कुछ भी हो रहा था। हकीकत तो ये है कि इनमें से ज्यादातर छात्र बहुत ही साधारण और गरीब परिवारों से आते हैं। इन छात्रों को अत्यधिक आर्थिक और शारीरिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। हजारों किलोमीटर का सफर तय करके वो सुदूर सेंटर्स पर पहुंचे, जहां न बैग रखने की जगह थी, न खाना खरीदने की सुविधा। और जब इन परेशान छात्रों ने दिल्ली में विरोध प्रदर्शन करने की कोशिश की तो उनकी आवाज सुनने की बजाय उन्हें पुलिस की कार्रवाई का सामना करना पड़ा। और अंत में ये सब देखकर बस एक ही सवाल जहन में आता है। सरकार ने टेंडर के नियम बदलकर साल के 224 करोड़ रुपए तो बचा लिए, लेकिन इन भर्ती परीक्षाओं की असली कीमत आखिर कौन चुका रहा है? वो छात्र जो अपना पैसा, समय और भविष्य दांव पर लगाकर एक ऐसे सर्वर के सामने बैठता है जो काम ही नहीं करता। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको गंभीरता से सोचने की जरूरत है। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।